हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल सेट से क्लास 12 मैथ के क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए थे। आज हम लोग उसके आगे देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है -2 और मल्टीप्लाई करना है इन मैट्रिक्स का। तो इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो -6 और माइनस माइनस इसमें करेंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा, और इसमें अगर -2 में 5 से करें तो ये -10 हो जाएगा, और 2 में 9 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आव्यूह 7, 6, 5, 4 का सहखंडज आव्यूह है। तो देखिए, अगर सहखंडज आव्यूह पूछे तो आपको क्या करना है कि ये जो 7 जो है ना, ये 7 जो है 4 के पास चला आएगा और 4 जो है 7 के पास चला जाएगा, है ना। आपको करना क्या है कि ये जो तिरछा दिख रहा है एलिमेंट्स, इस तिरछा एलिमेंट्स में क्या करना है, 7 को 4 के जगह पे कर देना है और 4 के 7 के जगह पे कर देना है, और जो ऐसे जो बचा हुआ है तिरछा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार अगर 4 को 7 के पास भेजेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 7 को इधर लाएंगे तो 7 यहाँ हो जाएगा, और ये जो ऐसे दिख रहा है 6 और 5, इसमें अगर हम माइनस का गुणा करें तो -6 और -5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है सारणिक इतना का मान है। तो इस सारणिक का अगर आप हल करते हैं तो हल करने के उपरांत इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है आव्यूह इतना का व्युत्क्रम है। तो देखिए, ये जो आव्यूह लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि तत्समक आव्यूह है, और तत्समक आव्यूह यानी कि आई का इन्वर्स जो है हमेशा आई ही होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 54 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है आव्यूह ए बराबर 1, 2, 3, 4 से स्वयं तक सभी एकैकी फलनों की संख्या है। द नंबर ऑफ ऑल 1, 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 टू इट सेल्फ। तो देखिए, इसमें क्या करना है, स्वयं से स्वयं तक अगर एकैकी फलनों की संख्या की बात की जाए तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सीधे फैक्टोरियल 4 कर देना है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स है तो इसका आंसर सीधे फैक्टोरियल 4 कर देना है। 4, 3, 2, 1, है ना। इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है तल 3x - 5y - 7z बराबर 6 के अभिलंब के दिक् अनुपात है। तो देखिए, अभिलंब के दिक् अनुपात में आपको क्या करना है, x का जो भी यहाँ कोफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ y का जो भी कोफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ z का जो भी कोफिशिएंट दिख रहा है, वहीं अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके अनुसार 3 - 5 - 7, 3 - 5 - 7, ये जो है अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रेखा x - 1 बराबर y + 2 बराबर z + 3 के दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ देख लेना है, यहाँ बाई 1 कर सकते हैं, यहाँ भी बाई 1 कर सकते हैं, यहाँ भी बाई 1 कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाटा में कुछ नहीं लिखा हुआ है।
तो इसको हम लोग ऐसे अरेंज करके इसका जो दिक् अनुपात है 1 1 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं कि क्या होता है अगले पेज पे। वाकई में ऑप्शन नंबर बी में 1 1 1 आंसर दिया हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन है 3i + 4j - 7k डॉट 11i - 6j + k डॉट प्रोडक्ट करना है। इसमें आपको क्या करना है कि 3 में 11 से गुणा कर देना है, इसे 3 में 11 से गुणा कर देना है तो ये 33 हो जाएगा। फिर 4 में -6 से करना है तो ये हो जाएगा -24, और -7 में 1 से कर देना है इसे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -7, ठीक है ना। तो 24 और 7 कितना होता है, 31 होता है, और 33 में से हम लोग 31 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेना है कि किस ऑप्शन में आंसर 2 दिया हुआ है। तो 58 का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 59। 59 नंबर क्वेश्चन है सरल रेखा x - 3/2 बराबर y - 4/5 बराबर z - 5/6 निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए ये जो है रेखा का समीकरण है, और रेखा के समीकरण में क्या होता है, x - x1/a होता है और y - y1/b होता है, और इसका समीकरण z - z1/c होता है। इसमें जो a b c दिख रहा होता है ये दिक् अनुपात होता है, और x1 y1 z1 के जगह पे जो भी नंबर रहता है वो इस बात को सूचित करता है कि वो जो रेखा है इस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ x1 y1 z1 के जगह पे 3 4 और 5 है। इस प्रकार 59 नंबर में ये जो सरल रेखा दी हुई है ये 3 4 5 से होकर गुजरती है ना। तो 3 4 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 59 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना इतना है तो x का मान निकालिए। तो देखिए दो समानांतर रेखाओं की बात कर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो एक ये है और एक ये है। तो दो समानांतर रेखाओं के जब दिक् अनुपात दिए हों तो उसमें होता क्या है कि a1/a2 यानी कि 40/40/120 बराबर हो जाएगा 8/x के। कोई भी एक बराबर कर देना है 8/x के, है ना। 9/27 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कटाएंगे तो 3 से कट जाएगा, और इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर अतिरिक्त 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें दिया हुआ है फंक्शन f(a) है, दूसरा फंक्शन g(b) है, और ये जो है एकाएकी आच्छादक है। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस a(c) क्या हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसमें क्या करना है आपको, फंक्शन a(b) है और b(c) है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या हो रहा है, एकाएकी आच्छादक हो रहा है। तो a(b) अगर मान लीजिए कि अगर हम ऐसे करते हैं, अगर मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है ना। तो अगर a(b) और b(c) एकाएकी आच्छादक हो जा रहे हैं तो a(c) हमारा जो बनेगा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस ये भी एकाएकी आच्छादक होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है। जब a(b) और b(c) एकाएकी आच्छादक है तो कंपोजिशन ऑफ g(f) यानी कि g और f का कंपोजिशन जो हमारा बन रहा है a(c) ये भी जो है बिल्कुल एकाएकी आच्छादक हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62 है i + 4j + 2k क्रॉस 3i - 2j + 7k। तो इसका क्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ऐसे i j और k कर लेना है, यहाँ 1 4 2 कर देना है, यहाँ 3 - 2 और 7 कर लेना है और इसे डेट में डाल के इसे हल करना है। अगर आप हल करिएगा तो इसका आंसर जो है आ जाएगा ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है यदि s = 1 2 3 हो और फंक्शन s हो और f का मान इस प्रकार दिया हो तो ये कैसा फंक्शन हो सकता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और 1 किससे बिलोंग कर रहा है, 1 1 से बिलोंग कर रहा है और 2 2 से बिलोंग कर रहा है और इसमें 3 है, 3 जो है 3 से बिलोंग कर रहा है। तो ये बिल्कुल जो है एकाएकी आच्छादक हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लेना है कि इधर से प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। अगर उधर से देखेंगे तो ऑप्शन बी का यानी कि एस का, ये भी हमारा एस ही है और ये भी हमारा एस ही है, तो इधर से भी इसका इमेज बन रहा है कि नहीं। तो वाकई में बन जाएगा, इसलिए इस प्रकार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एकाएकी आच्छादक बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है यदि x = abc हो तो x से x में सभी एकाएक फलनों की संख्या है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 4 और 6 और 8। तो देखिए यहाँ abc जो दिया हुआ है, x में 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है और एकाएक फलनों की संख्या कह रहा है और एलिमेंट्स की संख्या 3 है। तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 3 कर देना है। ठीक है ना, और इसको हल कर देना है 3 2 1। तो 3 × 2 × 1 करिएगा तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 से करिएगा तो 6 ही होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है यदि x = 1 2 3 4 हो और x से स्वयं x के सभी आच्छादक फलनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है कि आच्छादक निकालना हो चाहे एकाएकी निकालना हो। इसमें आपको ये देख लेना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं तो फैक्टोरियल 4 कर दीजिए, अगर 3 हो तो 3 कर दीजिए, वहीं आंसर हो जाएगा। तो 4 है तो यहाँ का करिए 4 3 2 1 कर दीजिए गुणा में और इसको गुणा कर दीजिए, तो 4 3 12 12 दूनी 24। तो 24 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, 65 नंबर का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है कि इन दोनों का डॉट कितना होगा। तो देखिए 3 में 2 से गुणा करिएगा तो 6 होगा, -5 में 5 से गुणा करिएगा तो -25 होगा और 7 में 4 से गुणा करिएगा तो प्लस में 28 होगा। तो 28 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 34 होगा। 34 में अगर हम 25 घटाते हैं तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें दिया हुआ है कि ऐसे पासे हैं जिनके 3 फलनों पर 1 लिखा हुआ है और अन्य 3 पर 2 तथा एक अन्य फलक पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 5 लिखा हुआ है। तो उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ अन्य 3 पर 2 लिखा हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लेना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि 2 on 2 faces एंड 5 on 1 faces। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, यहाँ क्या करना है आपको, थोड़ा सा ऐसे बना लेना है। तो शुरू के 3 फलक पे क्या हुआ, 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और आगे के 2 वाले पे कितना है भाई, तो 2 2 लिखा हुआ है।
और लास्ट वाले पे कितना है 5 है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार ये जो 1 है इसको ऐसे कर लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 बराबर हो जाएगा, कितना है ये क गो है 3 गो है, ये 3 गो है ना, तो 3/6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी प्रायिकता निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 का, तो ये 2/6 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करिएगा 5 का प्रायिकता निकालिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5 करिएगा तो उसका प्रायिकता हो जाएगा 1/6, और सारे प्रायिकता को निकाल के, ठीक है ना, इसको माध्य के सूत्र पर डाल दीजिएगा ना, तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि प्राप्त इको की संख्या x है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मान है, यानी कि माध्य भी निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है ना। एक्सपेक्टेशन को प्रत्याशा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक ताश की गड्डी से यादृच्छिक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि प्राप्त इको की संख्या x है तो ex निकालना है, यानी कि एक्सपेक्टेशन, हिंदी में इसे प्रत्याशा बोलते हैं। तो इसका सूत्र और माध्य का सूत्र दोनों का सूत्र सेम होता है। तो देखिए ताश की गड्डी से अगर हम 2 पत्ते निकालते हैं तो या तो कोई ई का नहीं होगा, ठीक है ना, कोई ई का नहीं होगा, नहीं तो या तो 1 ई का हो जाएगा, नहीं तो 2 ई का होगा, है ना। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कर लीजिएगा 48/52 इंटू 48/52, ठीक है ना। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4/52 इंटू 48/52, हल करने वाला है। उसके बाद क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 निकाल लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 4/52 इंटू 4/52, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन का सूत्र लगा देना है 0 में, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 1 में जो आया है उससे कर देना है, जो 2 है उसमें कर देना है। वो करने के बाद इसको जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर जो है 2/13 आ जाएगा, ठीक ना। एक्सपेक्टेशन कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन इसका 2/13 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एक यादृच्छिक चर x है, इसका प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है k का मान कितना है। तो आपको क्या करना है कि ये सारे जो है ना, सारे को जोड़ के 1 के बराबर कर देना है, और सबका योगफल अगर 1 के बराबर आप करते हैं तो इसका वैल्यू जो है आपको बिल्कुल निकल के आ जाएगा 0.15, ठीक है ना। 0.15 इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो रख के इसको घटा लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक कलश में 5 लाल तथा 2 काली गेंद हैं, 2 गेंद यादृच्छिक निकाली गई है। यदि x काली गेंदों की संख्या हो तो निम्नलिखित में से कौन x के संभावित मान नहीं हो सकता है। देखिए तो कलश में 5 लाल है और 2 काली गेंद है, हमको क्या करना है कि 2 गेंद निकालनी है, और दोनों गेंद कैसी है भाई, तो काली है। तो होगा क्या कि या तो x का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि काली गेंद एक भी नहीं हो सकती है, या काली गेंदों की संख्या 1 हो सकती है, या काली गेंदों की संख्या 2 हो सकती है। तो 0, 1, 2 जो है इसके संभावित मान हो सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है ना कि x के संभावित मान कौन नहीं है। तो 0, 1, 2 तो हमारे पास जो है ना A, B, C तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक नए सिक्के को 10 बार उछालने पर ठीक 10 जीत आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल 10 है, तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 10। तो हमको क्या करना है, इस सूत्र पे रख देना है, इस सूत्र पे रख देना है। इसका सूत्र क्या होता है भाई, तो इसका सूत्र होता है NCx p⁻x इंटू q⁻n−x। तो इस पर रखेंगे तो n के जगह पे 10 कर देंगे, और यहाँ x भी हमारा हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, और p के जगह पे हम क्या करेंगे 1/2 का पावर कितना 10 हो जाएगा, और q कितना हो जाएगा भाई, तो 1/2 इंटू यहाँ 10 में से 10 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ 10c 10 1/2 के पावर 10 हो जाएगा। 10c 10 1/2 के पावर 10 इज राइट आंसर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए ऑप्शन ए में बिल्कुल 10c 10 1/2 के पावर 10 दिया हुआ है, मिला के देख लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/11 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 6/11 हो तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 8/11 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा। तो इसमें क्या करना है कि सीधे फार्मूला पे रख देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, तो अगर हम पी ए का मान यहाँ रख के जोड़ दें, पी बी का मान यहाँ रख के जोड़ दें और इसका मान घटा लें, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा 3/11, है ना। इसका आंसर आ जाएगा भाई 3/11। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3/11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 3/11 इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/31, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 24/31 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 12/31 हो, तो पी बी कितना होगा। तो इसमें भी वही करना है, सीधे आपको फार्मूला रख देनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, ठीक है ना, आपको क्या करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर फार्मूला रख देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है, और क्या करना है कि इसको उधर ले जाके जोड़ देना है। जोड़ घटाव करके थोड़ा बहुत इधर उधर कर दीजिएगा ना, तो इसका आंसर जो है 73 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 का ऐसे इसी फार्मूला पे रख के जोड़िएगा तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल आ जाएगा। 19 बटा कितना रहा भाई, 19 में दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं, 19/31 है ना, 19/31 इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 हो तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 9/13 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है, तो इसका सूत्र सीधे लिख देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 4/13 है और इसका मान है 9/13। तो 13 से 13 कटाएंगे तो 4/9 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 74 का 4/9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि दो स्वतंत्र घटनाओं, क्वेश्चन नंबर 75 है, दो स्वतंत्र घटनाओं ई और एफ के लिए जब पी एफ डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना होगा। देखिए, जब दो घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जो है सीधे जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जब घटनाएं बिल्कुल स्वतंत्र है तो एफ के घटने या न घटने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पीई हो जाएगा, है ना। आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछे कि दो घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बताइए, तो आपको एफ पे ध्यान ही नहीं देना है, सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसका आंसर मार देना है। ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।